हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है शेड्यूल एंड द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहला यहाँ पे ये है कि हमारे जो ओरिजिनली जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था तो उस वक्त हमारे पास 8 शेड्यूल थे और आज हमारे पास 12 शेड्यूल है। तो एक एक करके सारे शेड्यूल को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया है कि क्या क्या नेम है हमारे स्टेट के, जो हमारे राज्य हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत आजाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे पार्ट है जैसे सिक्किम, वो सब पुडुचेरी, ये सब बाद में भारत ने ऐड किया था। तो ये जो एक्सटेंट हुआ था ये सारा चीज है। एक चीज याद रखिएगा, जो आर्टिकल्स यहाँ दिया हुआ है जरूरी नहीं कि वो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ना है। बस यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको ध्यान में रखिए, ऐसा कुछ नहीं कि उसको आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलो सेकेंड शेड्यूल जो है वो रिलेटेड है सैलरी से, कि सैलरी कितनी दी जाती है, अलाउंसेस क्या है, क्या प्रिविलेज है, क्या फैसिलिटीज दी जाती है। जैसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जज ऑफ द हाई कोर्ट, कैग को भी दिया जाता है। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर पे डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, उस पर आपका ये मेरा दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो सीरीज में। प्रेसिडेंट पे भी मैंने लेक्चर करवाया, उसे भी जाके देखिए। ठीक है, तो आपका वो वहां पे बहुत ज्यादा जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो सेकंड शेड्यूल है वो सैलरी से रिलेटेड है और किन किन का सैलरी है वो आपको पता है। अगर स्पीकर है लोकसभा का तो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और एक याद रखिएगा, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमेशा, जो भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमारे राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो आर्टिकल्स दिया हुआ है ये सारे आर्टिकल जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना है, बस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, हो गया। आर्टिकल जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड जो सीरीज है वो हम सिंपल पेपर में है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। थर्ड शेड्यूल में देखिए लिखा हुआ है ओथ एंड एफर्मेशंस, मतलब जो इलेक्टेड होते हैं हमारे यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स ही, चाहे वो जज हो, तो थर्ड शेड्यूल जो होता है वो ओथ से रिलेटेड होता है। कि मतलब मान लीजिए जब आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे आते हो तो आपको एक ओथ लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है ना, कि भैया हम भारत के लिए करेंगे, मतलब अपनी अपनी कंट्री के लिए आप ओथ लेते हो कुछ। तो किन के लिए होता है? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो कैंडिडेट इलेक्टेड होते हैं पार्लियामेंट के लिए, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कैग होता है, स्टेट मिनिस्टर हो गए आपके, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये जितने भी होते हैं ना, तो बस ये याद रखिएगा, जो थर्ड शेड्यूल होता है वो ओथ से रिलेटेड होता है, शपथ से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ शेड्यूल पे। फोर्थ शेड्यूल साफ साफ कहता है कि यहाँ पे एलोकेशन किया जाता है सीट का इन द राज्यसभा में पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब हर एक स्टेट जितने हैं और जो भी यूटी है भारत में, उनको जो सीट दिया जाता है, वहां पे जो राज्यसभा का सीट एलोकेट किया जाता है वो अंडर आता है आपके फोर्थ शेड्यूल में। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। तो जो राज्यसभा होता है उसको हम लोग अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल पे मैं अलग से एक सेपरेट बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, बहुत ब्रीफली मैं पढ़ाऊंगी ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। देखिए फिफ्थ शेड्यूल जो होता है वो प्रोविजन दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 244 मतलब यहाँ पे क्या है कि जो शेड्यूल एरिया है या जो शेड्यूल ट्राइब्स है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन और एक्स्ट्रा केयरिंग की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी जगह है, आप अंडमान निकोबार में देख सकते हो, जो सेंथाली ट्राइब्स होते हैं या ओंगरा ट्राइब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स होते हैं। तो वो हमारी तरह नहीं होते, हमारी तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जीते, उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। मतलब बहुत बार वो कपड़े भी नहीं पहनते, ऐसी उनकी लाइफ होती है, उनका एक अपना वो नेचर के संग है, मतलब जैसे नेचर है वैसा ही है। तो अगर आप वहां पे कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो जिससे वो बहुत ही आराम से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सके। अब जो हम लोग फॉलो करें वो उनके लिए इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे एनवायरमेंट पे वो रहे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल जो होता है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे 4 ट्राइब्स एरिया को देखा जाता है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैं आपको इसका फुल शॉर्ट फॉर्म भी ट्रिक भी बता चुकी हूँ। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सिक्स शेड्यूल में कौन से नॉर्थ ईस्ट के एरिया आते हैं, तो याद रखिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म है एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटीएम स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एटीएम स्क्वायर क्या है, जैसा पढ़ पाओ। जैसे यहाँ पे ना आप लिख सकते हो, ए हो गया, ठीक है, मैंने ये बहुत बार बताया है, टी एम स्क्वायर। ठीक है, एटीएम स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि आप मतलब कि एटीएम स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए से हो गया आपका असम, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मेघालय, मिजोरम। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एटीएम है जहां पे मनी नहीं है। अगर मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में 3 ही एम होते हैं, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो मणिपुर है ही नहीं, तो क्या हो गया, मेघालय और मिजोरम, और आसाम और त्रिपुरा तो आपका है ही। नेक्स्ट आता है सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल जो होता है वो रिलेटेड होता है लिस्ट से,
कि कितने कितने लिस्ट है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है एक ऐसा लिस्ट होता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है आपका, ये एक ऐसा लिस्ट होता है जो कि स्टेट और सेंटर दोनों ही, मतलब यहाँ पे स्टेट भी इसमें ले सकती है डिसीजन और आपका जो सेंटर है वो भी इस पर डिसीजन ले सकता है, हमेशा याद रखिएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे आपका एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है और वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 8th शेड्यूल पे। 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था तो उस समय हमारे पास जो लैंग्वेजेस थे वो 14 लैंग्वेजेस थे। क्या क्या लैंग्वेज होते हैं भारत में वो इसमें लिया गया है, और 22 लैंग्वेज आज के टाइम पे आप देखोगे तो इसमें 22 लैंग्वेज है। तो कौन कौन से लैंग्वेज है इसमें? आसामी, बंगाली, बोडा, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। एक चीज बताइए, कोंकणी जो लैंग्वेज है, मैंने आपको अपने ज्योग्राफी के क्लास में मतलब पढ़ाया था आपको कन्नड़ कोस्ट, ठीक है, कन्नड़ को कोंकणी से कन्नड़ कोस्ट। बताइए मुझे वो कन्नड़ कोस्ट जो है वो कौन से स्टेट के बीच में पड़ता है? कन्नड़ कोस्ट जो है वो कौन से स्टेट के बीच में आता है और वो कौन से आता है, वेस्टर्न में घाट में आता है या ईस्टर्न घाट के पास में आता है, ये बताइएगा, ठीक है। कन्नड़ कोस्ट कौन से स्टेट के बीच में आता है और वो ईस्टर्न घाट में आता है कि वेस्टर्न घाट में आता है, आपको ये बताना है। तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपसे पूछे कि सिंधी, जैसे यहाँ पे सिंधी है ना, तो अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि सिंधी जो है वो कौन से अमेंडमेंट में आया था, तो याद रखिएगा 21 वेट अ मिनट, थोड़ा सा रबड़ का यूज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसमें लिखना थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो चलिए हम यूज ही कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और पेन देख लेते हैं, देखने वाला कैसा है। तो यहाँ पे क्या है 21, ठीक है, 21 अगर आपसे पूछे तो 21 अमेंडमेंट आप एक्ट, ठीक है, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है, 1967, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है भाई लिखने में, तो ये जो 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा सिंधी आया था, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधी लैंग्वेज कब आया था? 1961 में आया था और 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा था। अगर आपसे पूछे कोंकणी, ठीक है, अगर पूछे कोंकणी, देन आपसे पूछे मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी हो गया, कोंकणी हो गया एंड नेपाली हो गया, ये कब एडेड हुए थे? तो आपको याद रखिएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो थे ये ऐड हुए थे आपके 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी आपके यहाँ पे कोंकणी, मणिपुर और नेपाली थे वो लैंग्वेज ऐड हुए थे आपके 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा लैंग्वेज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कभी कभी ये भी पूछ रहा है कि डोगरी, मैथाली एंड संथाली वे एडेड बाय, डोगरी, मैथाली एंड संथाली कब ऐड हुए थे? तो याद रखिएगा ये ऐड हुए थे आपके 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो यहाँ पे मैंने 3 बताया, सिंधी जो ऐड हुआ था 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुए थे 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और बोडा, डोंगरी, मैथाली, संताली ऐड हुए थे 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। तो ओरिजिनली आपके पास जो लैंग्वेज था वो 8 था, लेकिन आज जो आपके पास लैंग्वेज है वो 18, ओरिजिनल जो लैंग्वेज था वो 14 था, आज प्रेजेंट जो आपके पास लैंग्वेज है वो 22 है। नेक्स्ट आते हैं 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। 9th शेड्यूल जो होता है, जो जमींदारी सिस्टम थे उसको एबॉलिश किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि जमींदारी सिस्टम बहुत ही खराब था, फार्मर को, किसानों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। तो और याद रखिए ये जो शेड्यूल था, ये 9th शेड्यूल में बता रहे थे आपको कि जो 9th शेड्यूल है, यहाँ पे 9th शेड्यूल आया क्या था, क्योंकि अब एबॉलिशन किया गया था जमींदारी सिस्टम को और पार्लियामेंट डील कर रहा था इस मैटर से। ये शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, याद रखिएगा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के में ही ऐड किया गया था, टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडिंग इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब आप मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में लाया गया था ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ किसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? याद, ये प्रोटेक्ट करना है उस लॉ को, ताकि जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड में हो तो वहां पे ये जुडिशियल स्क्रूटिनी से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा 9th शेड्यूल में एबॉलिशन किया गया जमींदारी सिस्टम को, यह आया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। नेक्स्ट आता है आपका 10th शेड्यूल।
10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, इस पे मेरा एक पर्टिकुलर एक लेक्चर बना हुआ है, वो आप जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत ज्यादा व्यूअर्स ने उसके पसंद भी किया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था 10th शेड्यूल में, यहाँ प्रोविजन दिया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो मेंबर थे पार्लियामेंट के और जो मेंबर थे स्टेट लेजिस्लेचर के, उनके लिए जो उनको प्रोविजन दिया जाता है, प्रिविलेज दिया जाता है, उससे ये 10th शेड्यूल बनाया गया था ताकि वो अपने प्रिविलेज का गलत फायदा ना उठा सके, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में पंचायती राज आया था, मतलब कि हमारे यहाँ पे 3 तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। पहला होता है सेंटर, फिर होता है आपका स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो 3 टियर गवर्नमेंट होता है। पंचायती राज जो है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अंदर 29 मैटर्स डील किए जाते हैं। अभी पता नहीं, आप बताइएगा कि अभी भी 29 है या इससे ज्यादा है। ये शेड्यूल को ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। ये आर्टिकल कवर हुआ था 243G, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि 11th शेड्यूल जो है उसमें पंचायती राज है और ये शेड्यूल ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। नेक्स्ट आता है 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी से, जहाँ पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हैं और पंचायती राज रूरल लोकल गवर्नमेंट में था, ठीक है। और म्युनिसिपैलिटी ऐड हुआ था 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73rd में पंचायती राज से रिलेटेड है और म्युनिसिपैलिटी 74 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक शेड्यूल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। बाकी ट्रिक्स तो आपको पता ही है, आप सबको पता ही होगा शेड्यूल का ट्रिक्स क्या है, लेकिन ट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ये बेसिक है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो कहाँ कहाँ से लिया गया, क्या क्या इसके सोर्सेस है, ये हमें देखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949, लेकिन अडॉप्ट किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन ये इफेक्ट हुआ था 26 जन 1950। आपको पता है कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में। तो अब देखते हैं कि क्या क्या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड किया गया। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। तो वहां से हमने लिया था फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये देखिए, इतना सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कहाँ से लिया गया था और जो जुडिशरी है या जो हमारा फेडरल स्कीम है वो कहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने तो बहुत बड़ा चीज लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हमारा पूरा सरकार चलती है, पूरी सरकार चलती है, क्योंकि हमारे 2 तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या तो पार्लियामेंट्री होती है और दूसरी प्रेसिडेंशियल होती है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहां पे जो पावर होता है वो पीएम के हाथ में होता है, और जहां पे प्रेसिडेंशियल चलता है वहां पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि भले हम बंगाल में रहें या बिहार में रहे या उत्तर प्रदेश में रहे या गुजरात में रहो या आप तमिलनाडु में रहो, कहीं भी आप रहो, लेकिन जब आप बोलते हो तो हम अपने आप को बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, हमें जो यहाँ पे नागरिकता दी जाती है या जो सिटीजनशिप दी जाती है वो भारत के लिए जाती है, वो पर्टिकुलरली बंगाल के लिए नहीं दी जाती, ना पंजाब, ना गुजरात, ना राजस्थान। हम सिर्फ बोलते हैं हम भारतीय हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो कैबिनेट सिस्टम है वो भी लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और सबसे इंपॉर्टेंट है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, 2 हाउस। जैसे पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउस है ना, लोकसभा, राज्यसभा। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर पे बात करो तो स्टेट लेजिस्लेचर पे भी हमारे 2 हाउस होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा, दूसरा होता है आपका विधान परिषद। विधानसभा को आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हो और विधान परिषद को आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब अमेरिका से आपने क्या देखिए, अमेरिका बहुत ज्यादा राइट्स का बात करता है, हक का बात करता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमने वहीं से लिया है। और अमेरिका बहुत ज्यादा न्याय में आता है, तो जुडिशियल रिव्यू हमने लिया उससे। जो जुडिशियल सिस्टम होती है वो इंडिपेंडेंस काम करती है। नेक्स्ट होता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे इम्पीच किया जाता है, ये हमने अमेरिका से लिया है। तो याद रखिएगा, जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है वो आपको अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ जो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जज का या पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपके अमेरिका से लिया गया है। आप मुझे ये बताइए आंसर में कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटाने का, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का पावर किसके पास होता है, लोकसभा के पास होता है या राज्यसभा के पास होता है, और जिस भी हाउस के पास होता है वो किस मेजोरिटी के थ्रू हटाते हैं, मतलब सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हटाते हैं या स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड मतलब इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप डीपीएस बोलते हो, प्रेसिडेंट डीपीएससी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लिया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे होता है हमारे यहाँ पे, वो हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद जो हम लोग मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड करते हैं, देखिए कुछ मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं पार्लियामेंट में, कुछ मेंबर नॉमिनेट होते हैं। इलेक्टेड वो होते हैं जिनको जनता चुनती है, नॉमिनेटेड मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनको नॉमिनेट करके लोकसभा राज्यसभा में बैठा देते हैं। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है
कि एंग्लो इंडिया जो थे उनके लिए वो दो प्रेसिडेंट जो था वो दो लोगों को नॉमिनेट करते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन से। तो क्या अभी भी एंग्लो इंडिया में ये जो रिजर्वेशन है ये 2 सीट का आज भी है या उसको हटा दिया गया है, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम को। फेडरल सिस्टम मतलब अपने सेंटर को स्ट्रांग करने के लिए। अब स्ट्रांग कैसे, अगर मान लीजिए आज जब इमरजेंसी हो जाए, आज इंडिया चाइना का वार हो जाए या इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाए, किसी भी कंट्री के संग इंडिया का युद्ध हो जाए, तो वहां पे सारा का सारा पावर सेंटर के पास आ जाता है। तो वहां पे जो भी डिसीजन लेती है वो सेंटर लेती है, फिर वहां स्टेट कुछ नहीं होता, वहां जो होता है भारत मतलब सेंटर पावर में आ जाता है। और ऐसे आप देखोगे तो ऐसे सेंटर और स्टेट दोनों ही लेते हैं, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहां पे सेंटर स्ट्रांग हो जाता है, हमारा फेडरलिज्म सिस्टम होता है। नेक्स्ट होती है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर जो होती है वो पार्लियामेंट को दी गई है, वो सेंटर के पास होता है, जिसपे सेंटर ही डिसीजन लेता है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रेड कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस लिस्ट हो सकता है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ज्वाइंट सिटिंग कब कराया जाता है, जब किसी भी बिल में डेडलॉक हो जाए, मतलब कि मान लीजिए एक बिल है जो लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो रहा और उसको दोनों ही हाउस से आपको पास करना होगा। याद रखिएगा बिल मतलब नॉन मनी बिल, मनी बिल जो होगा उससे रिलेटेड पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, लेकिन अगर हम नॉन मनी बिल का बात करें तो नॉन मनी बिल से दोनों के पास पावर होता है। तो अगर लोकसभा उसको पास कर दिया लेकिन राज्यसभा नहीं पास करा तो वहां पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो समन करते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों को बैठाते हैं और कहते हैं कि आप इस बिल पे डिसीजन लीजिए। तो ज्वाइंट सिटिंग तभी होती है जब किसी भी बिल पे डेडलॉक लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रांस से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी प्रियम्बल। अगर आप प्रियम्बल को देखोगे तो प्रियम्बल में अगर आपने प्रियम्बल का कभी भी कोई भी पेज देखा है और नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए, क्योंकि प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई होप आप लोग सबको पता होगा। तो उसमें फ्रेटर्निटी इस तरह से हर चीज लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। और प्रियम्बल रिलेटेड जो वीडियो है वो हमारे सिंपल पेपर पे है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है और काफी व्यूअर्स ने उसको पसंद भी किया है। तो आपको अच्छा लगता है इसलिए हम लोग उससे बनाते हैं, तो इससे ध्यान से उसको पढ़िए। जैसे प्रियम्बल में साफ साफ लिखा रह गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, ठीक है। तो ये जो था लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी, ये प्रियम्बल से लिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका रशिया। तो रशिया जो है उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। क्या लिया है हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। हमारी जो ड्यूटीज है, हमारा काम क्या है, क्योंकि देखिए रशिया अपनी ड्यूटी निभाता है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रियम्बल में जो हमारे ये तीनों वर्ड है, ये रशिया से लिया हमने। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है किस तरह अमेंड किया जाता है। कोई भी चीज को अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में अमेंड करना है, चेंजेस लाना है, तो वो कैसे आप करोगे। और अमेंडमेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 368। राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शंस कैसे करवाया जाता है, ये भी हमने कहां से लिया है, तो ये भी हमने लिया है फ्रांस से, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक जो था आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी पावर टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन। इमरजेंसी पावर, कब कभी इमरजेंसी लग जाती है तो वो किस पे डिसीजन किसका होता है, यूनियन का। और इमरजेंसी में एक इमरजेंसी होती है स्टेट इमरजेंसी, जहां पे प्रेसिडेंट की रूल लग जाती है, ठीक है। फिर मतलब इमरजेंसी के टाइम पे हमें फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना पड़ता है, वो हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। जापान से हमने लिया है प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, क्योंकि मैंने जब फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाया है उस टाइम पे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इस प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को क्लियर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो सीरीज को जाके अच्छे से देखिए, ठीक है। तो यहां तक आपका शेड्यूल एंड सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। तो आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में करके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नॉलेज कम एंगेजमेंट सीरीज चल रहा है, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं लिया तो उससे जाके देखिए और उसमें पार्टिसिपेट लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए बनाया गया ताकि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज सॉल्व हो सके। 1 लाइनर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम पढ़ते तो सब कुछ है लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते, तो वो जाके उसमें पार्टिसिपेट लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो स्टडी विद फन बनाया गया ताकि आप अच्छे से अच्छे ज्यादा पार्टिसिपेट लोगे, जितना ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन होगा उतना कंपटीशन लेवल बढ़ेगा और एग्जाम कंपटीशन का ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।